हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं योगेश अवस्थी, आपका अवस्थी सर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर बोर्ड के रे ऑप्टिक्स के, उनको। और रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वाले आते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, जिनमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज यूज होती है। तो इस वजह से इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना बोर्ड में ये ज़रूरी है, क्योंकि इनको एकाएक अपने आप से वहाँ पे सोचो कि दिमाग लगा के इसको हम रिजॉल्व कर ले जाएंगे, ऐसा बहुत ही कम होता है। इसको करके जाओगे तभी इसको पूरा कर पाओगे। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स के। जहाँ पे एंड किया था पिछले वीडियो में, उसके आगे के जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं हम लोग उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन है जो एंड किया था उसके बाद, अ ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 disappears when immersed in a liquid. What is the value of refractive index of the liquid? तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि जब भी कभी कोई लेंस किसी लिक्विड में डिसअपियर होता है तो ये जरूरी है कि उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों इक्वल हों। जब लेंस और लिक्विड दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होते हैं तभी वो एक सेम मीडियम हो जाते हैं। चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल तो ऑप्टिकली वो सेम हो जाते हैं, तो फिर वो आपस में डिस्टिंग्विश, अलग से पहचान उनकी नहीं हो पाती। क्लियर है? तो इस वजह से वो डिसअपियर हो जाता है। जैसे पानी में पानी मिला दे तो वो अलग से नहीं पता चलेगा कि हमने कौन सा पानी मिलाया और पहले का कौन सा पानी है। तो ऐसे ही जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएंगे तो समझ लो वो सेम मीडियम है। तो इस वजह से वो सेपरेट आउट नहीं हो पाते हैं और वो हमें डिसअपियर होके मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर लेंस हमारा लिक्विड में डिसअपियर हो रहा है तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही होगा जितना लिक्विड का है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.45 है, तो लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम whose क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्रीज। अब यहाँ पे एक मीडियम का क्रिटिकल एंगल हमको गिवन है और हमको उस मीडियम में निकालनी है स्पीड ऑफ लाइट। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है IC क्रिटिकल एंगल 30 डिग्रीज और हमको निकालनी है स्पीड ऑफ लाइट। हमने बताया था कि किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है v, वो होती है c/n, जहां पे c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और n उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। c तो हमें पता है बट n नहीं पता, तो ये n हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस क्रिटिकल एंगल की हेल्प से। हमने बताया था क्रिटिकल एंगल के लिए कि जो साइन IC होता है ये हमारा इक्वल होता है 1/n के। IC यहाँ पे 30 डिग्रीज है, वैल्यू पुट कर दो तो साइन 30 हो जाएगा 1/n। अब साइन 30 सबको पता है पहले से, ये 1/2 होता है, हाफ होता है, तो इसकी वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू 1/n। तो यहां से n हमको मिल जाता है 2। अब हमें n भी मिल चुका है, c हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो v अब हमको मिल जाएगा, v इज इक्वल टू c/n है, तो c हो जाएगा 3 × 10⁸, n हमको मिला है 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो v और हमें मिलेगा फाइनली 3/2 1.5 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। तो उस मीडियम में जिसका क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री था, ये स्पीड हो जाएगी लाइट की 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है। कोई भी अगर डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो उसको कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो, या अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चंस की PDF चाहिए हो, इनके क्वेश्चंस चाहिए हो, तो वो भी कमेंट में अपना डाल सकते हो कि हमको ये सारे क्वेश्चंस चाहिए, तो वो क्वेश्चंस भी हम डाल देंगे, वहां पे देख लेना। नेक्स्ट है इसमें कह रहे हैं व्हाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू। तो ये अभी क्वेश्चंस हट गए हैं इस साल के लिए, तो अभी हमें नहीं करना है।
अंडर व्हाट कंडीशंस डज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो अकर, तो ये भी रेनबो फॉर्मेशन भी हट चुका है बोर्ड से, तो ये भी नहीं करना है। अब कह रहे हैं टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +6 डायोप्टर एंड -2d मीन्स -2 डायोप्टर आर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमको दो लेंसेज गिवन है जिनकी पावर्स गिवन है, और जब वो कांटेक्ट में प्लेस होंगे तो उनकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ बतानी है। एक की पावर है 6d और दूसरे की पावर है -2d। पहले हम लोग रिजल्टेंट पावर निकाल लेते हैं। हमने बताया था कि जो रिजल्टेंट पावर होती है वो दोनों लेंसेज की पावर्स को ऐड करके मिलती है हमको, तो P विल बी इक्वल टू P1 + P2, सो फाइनली रिजल्टेंट पावर विल बी 6 - 2, तो P हो जाएगा 4 डायोप्टर। अब हमें रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालनी है, तो पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन हम लोग जानते हैं, P = 1/f होता है, तो F हमको मिल जाएगा 1/p। हम लोग P की वैल्यू रिप्लेस कर दें, अगर F हमें 1/p मिल चुका है, तो अब F हमको मिल जाएगा 1/ रिजल्टेंट P आया है 4, तो 1/4, ये इतने मीटर आ जाएगा। क्लियर है? चूंकि हमने बताया था कि जब पावर का ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं तो फोकल लेंथ को मीटर में रखना चाहिए, मतलब जो फोकल लेंथ आएगी वो मीटर में आएगी। अब हम लोग इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको करो, बट करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/4। अब तुम जानते हो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25, 100/4, 25 सेंटीमीटर। ये रिजल्टेंट फोकल लेंथ हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लेना, अपने आप से प्रैक्टिस करना बैठ के। नेक्स्ट है टू थिन लेंसेज ऑफ पावर्स +4d एंड -2d आर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये भी सिमिलर है पिछले जैसा। हमने बताया था कि रिपीट होके क्वेश्चंस आते हैं, तो अलग अलग ईयर्स में ये आते रहते हैं रिपीट होके। फिर जो नेक्स्ट है वो है टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +5d एंड -2.5d आर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये भी सिमिलर है, तो ये भी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से 2 मार्क्स के स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक जो ये थे ये 1-1 मार्कर्स थे सारे जितने डिस्कस किए। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये हैं 2-2 मार्क्स के सारे। क्लियर है? तो अब देखो 2 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस। फर्स्ट है इसमें, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्वी कॉनकेव लेंस। इक्वी कॉनकेव मतलब दोनों साइड कॉनकेव हैं, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। व्हेन इट इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, और इसको जिस मीडियम में प्लेस किया है, जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4, टू हैव अ पावर ऑफ -5d, और जो पावर होगी लेंस की वो गिवन है -5d। तो हम लोग सारी चीजें लिख के और इसको समझते हैं अच्छे से। तो पहली बात तो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें गिवन है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बाहर का मीडियम होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हमको गिवन है, और ये गिवन है 1.5। जो बाहर का मीडियम है इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है, और ये गिवन है 1.4। हमको जो रिजल्टेंट पावर गिवन है वो गिवन है P -5d, और हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड वी हैव टू कैलकुलेट r। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? एक कॉनकेव लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, जिस मीडियम में वो प्लेस्ड है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, हमको जो पावर है लेंस की वो भी गिवन है, और इन डेटास के बेसिस पे हमको
उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करनी है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझ लो। ये कॉनकेव लेंस ऐसे होता है, तो अगर देखोगे तो इस साइड की जो ये फर्स्ट वाला जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगी R1, तो R1 बाई साइन कन्वेंशन होगी निगेटिव, इस साइड की है। और जो दूसरा वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा R2, ये C मान लो, इसको C डैश मान लो। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहीं इस डायरेक्शन में है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बाई साइन कन्वेंशन वो पॉजिटिव होगा। तो ये चीज तो श्योर है कि जो R1 होगा कॉनकेव के लिए वो इस साइड है, बाई साइन कन्वेंशन वो निगेटिव होगा। जो R2 है वो इस साइड है, तो बाई साइन कन्वेंशन वो पॉजिटिव होगा। अब कह रहे हैं इक्वी कॉनकेव है। इक्वी कॉनकेव का मतलब कि R1 और R2 इक्वल है आपस में। इक्वी कॉनकेव का मतलब R1 R2 इक्वल है। तो जब वो इक्वल हैं तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, जिसको समझना होता है, इक्वी कॉनकेव है, इसका मतलब R1 R2 इक्वल हैं। बट ये गिवन नहीं था कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ये हमको सोचना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है कि ये R1 इस साइड का है तो निगेटिव होगा, R2 उस साइड का है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे R1 है हमारा, ये होगा -R, चूंकि निगेटिव होना है उसको, और जो R2 होगा वो होगा +R, चूंकि वो पॉजिटिव है, और हैं दोनों ही R के इक्वल। बट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग R1 हमारा -R हो गया और R2 हमारा +R हो गया। ये क्लियर है सबको? अब हम लोग यूज करेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला। हमने बताया था बहुत पावरफुल फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंस मेकर्स फार्मूला पे होते हैं। अब लेंस मेकर्स फार्मूला तुम लोग जानते हो कि 1/f = n/1 -1 × 1/r1 -1/r2 होता है। 1/f ही p होता है, अगर तुम लोग को याद हो। p = 1/f होता है, तो 1/f की जगह पे हम लोग p रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया p = अब n21 हमारा होता है n2/n1 -1। अब ये 1/r1 है तो हो जाएगा 1/-r। 1/r2 है तो ये +r है तो ये हो जाएगा -1/r। p हमको गिवन है -5, हम लोग वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। तो अभी हमें मिल जाएगा p की वैल्यू रिप्लेस करोगे -5 = ये हो जाएगा n1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली n2 - n1/n1 इंटू, अब यहां पे देखना ये भी -1/r है और ये भी -1/r है, तो -1/r -2/r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/r। अब देखो ये माइनस से माइनस तो खैर कैंसिल हो गया। अब सारी वैल्यूज हमको गिवन है, n2 भी हमको गिवन है, n1 भी हमको गिवन है, और एक ही अननोन बचा r, वो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यूज पुट करना n1 n2 n1 की, और इसको कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है सबको? कैलकुलेशन में तो किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, इससे बहुत सारे आते हैं। और यहाँ पे से वैल्यूज पुट करना, n2 को पुट कर लेना, 1.5 गिवन है, n1 1.4 गिवन है, वैल्यू पुट करना और क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर मिल जाएगा, r में मिल जाएगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहे हैं एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, एक इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इन एयर, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में 1.6 गिवन है। कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और हमको डेल्टा एम निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
4 इंटू √2/5। तो अब जब उसको किसी और दूसरे मीडियम में प्लेस करेंगे तो हमको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है। देखते हैं जो जो गिवन है हमको क्वेश्चन में। हमको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। हमने बताया था कि जो ग्लास है, जो प्रिज्म है, जो लेंस है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है n2। जो बाहर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n1। क्लियर है? तो हमको n2 गिवन है, जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये गिवन है 1.6। एयर में जो होता है वही n2 है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जिस मीडियम में इसको प्लेस कर रहे हैं वो हमको गिवन है n1, और ये n1 गिवन है 4√2/5। ये गिवन है हमको। और कह रहे हैं इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है। तो यहाँ पे भी एक बड़ी सोचने वाली बात है कि जब ग्लास प्रिज्म इक्विलैटरल होती है, ऐसे ये इक्विलैटरल है ग्लास प्रिज्म, तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो होगा 60 डिग्रीज। वो कहने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है सारे इंटीरियर एंगल्स 60 डिग्रीज के होते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अगर ये कह रहे हैं कि इक्विलैटरल है प्रिज्म, तो फिर एंगल जो ए है वो हमारा 60 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो प्रिज्म एंगल है ए वो है 60 डिग्रीज। ये गिवन नहीं है बट ये हमें सोच के बताया। यही कॉन्सेप्ट है कि इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो ध्यान से पढ़ोगे तो वो चीज आ जाएगी और उसको पकड़ ले जाओगे और क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। हमको बताना है डेल्टा एम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एम। हमने प्रिज्म फार्मूला डेराइव किया था। क्लियर है? तो प्रिज्म फार्मूला में हमने देखा था कि जो n21 होता है ये होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। अब n21 हमारा हो जाता है n2 बाई n1। ये क्या हो जाता है? n2 बाई n1। तो ये हो जाएगा हमारा n2 बाई n1 इज इक्वल टू साइन a 60 है, या फिर वैल्यूज पुट कर लेना a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। अब यहां से देखो, हमको एक्सेप्ट डेल्टा m सारी वैल्यूज पता है। हमको n2 पता है, डायरेक्टली गिवन है। हमको n1 पता है, ये भी डायरेक्टली गिवन है। हमको a नहीं पता था बट हमने उसको समझ लिया कि इक्विलैटरल प्रिज्म है तो फिर a 60 होगा। तो a पता है दोनों जगह के लिए। तो बचा सिर्फ क्या अननोन? डेल्टा m। तो इसको सॉल्व करके हम लोग डेल्टा m कैलकुलेट कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे और डेल्टा m हम कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यूज पुट कर लेना, डेल्टा m मिल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, कह रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशंस डज द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। तो ये हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं कि किस कंडीशन में TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब कह रहे हैं ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग हाउ अ रे ऑफ लाइट डेविएट्स बाय 90 डिग्रीज आफ्टर पासिंग थ्रू अ राइट एंगल्ड आइसोसेल्स प्रिज्म। तो ये भी हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं कि आइसोसेल्स प्रिज्म अगर वो राइट एंगल्ड है तो 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन कब होता है TIR की हेल्प से। तो ये भी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। ये पूरा क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P। एक बीम है लाइट की, वो पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रही है। कह रहे हैं ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो वेयर द बीम विल कन्वर्ज इफ अ कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड अ कॉनकेव लेंस इज केप्ट इन द पाथ ऑफ द बीम। ठीक है, तो वैसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी NCERT में, बट फिर से मैं इसको करा देता हूं क्योंकि वहां पे वो न्यूमेरिकल्स के साथ में था।
यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ हमको ड्रॉ करना है। 2 रे डायग्राम्स हैं, दोनों के 1-1 मार्क होंगे, टोटल 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो दोनों हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लो कि कोई लाइट है, वो एक पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रही है। अब पॉइंट P से पहले ही कन्वर्ज जिस पॉइंट पे हो रही है उससे पहले ही हम लोग 2 केसेस में 2 अलग अलग लेंसेज प्लेस कर रहे हैं। एक बार हम लोग प्लेस कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस और दूसरी बार हम लोग प्लेस कर रहे हैं कॉनकेव लेंस। इन दोनों केसेस में हम लोगों को रे डायग्राम बनाना है, तो इसको एक बार समझ लो। क्वेश्चन में कह रहे थे कि कोई लाइट है जो पॉइंट P पे कन्वर्ज कर रही है। जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट P है, तो यहाँ पे कोई लाइट ऐसे कन्वर्ज हो रही है। ये मान लो एक रे है लाइट की, ये दूसरी रे है, ऐसे ये उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है लाइक दिस। कन्वर्जिंग लाइट है, पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रही है। अब कर क्या रहे हैं कि एक बार यहाँ पे प्लेस कर देंगे कॉन्वेक्स लेंस, एक बार कॉनकेव लेंस, और हमको बताना है कि अब कैसे वो कन्वर्जेंस होगा, कैसे कन्वर्ज करेगी लाइट। तो ठीक है, केस 1 देखो, केस 1 में कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे प्लेस कर दो यहाँ पे। हमने बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो खुद कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? खुद कन्वर्जिंग होता है। तो पहले से ही ये लाइट कन्वर्ज हो रही है, ये और भी कन्वर्जिंग नेचर का है, तो ये और ज्यादा कन्वर्ज करा देगा। पहले से ही कन्वर्ज हो रही थी, मारो बोली उसको, हो रही थी, लेकिन अब ये क्या करेगा, ये और भी कन्वर्ज करा देगा ज्यादा। तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, अब इस लेंस की वजह से उससे पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। क्योंकि ये कन्वर्ज जो हो रही है लाइट, इसको और ज्यादा बढ़ा देगा, ये कन्वर्जिंग है खुद, तो अब ये पहले ही कन्वर्ज करा देगा। तो अब मान लो वो कहीं इस पॉइंट पे ही कन्वर्ज हो जाएगी, उससे पहले ही वो कन्वर्ज हो जाएगी इस पॉइंट पे। जो पहले वहां हो रही थी, अब वो यहाँ पे मान लो P डैश पे हो जाएगी। तो पहले केस का डायग्राम हमारा ये हो जाएगा कि जो पहले कन्वर्ज हो रही थी उससे पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। लेंस प्लेस करने से पहले जहां पे कन्वर्ज हो रही थी, अब उससे भी कुछ पहले ही डिस्टेंस पे P डैश पे वो कन्वर्ज हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। अब वही है, कन्वर्जिंग लाइट है हमारी, पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रही थी। अब इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार बेसिकली एक कॉनकेव लेंस प्लेस कर रहे हैं। कॉनकेव कर देंगे ऐसे, ऐसे। अब कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो वो लाइट को डाइवर्ज करेगा। अब पहले से वो कन्वर्ज हो रही थी, अब ये कुछ डाइवर्ज कर देगा, फैलाएगा। तो अब जहां पे कन्वर्ज हो रही थी ये डाइवर्ज कर देगा, तो कहीं उससे दूर जाके अब कन्वर्ज होगी, उस पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो डाइवर्ज कराएगा ही कराएगा, ये श्योर है। तो ये डाइवर्ज कराएगा, तो पहले जहां पे कन्वर्ज हो रही थी अब उससे कहीं और बाद में जाके कन्वर्ज हो पाएगी। क्योंकि ये कुछ इसकी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है, तो कुछ तो डेविएट होगी, वो अवे जाएगी, कुछ डाइवर्ज होगी। तो डाइवर्ज करा दो थोड़ा सा, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा डाइवर्ज करा दो, मान लो इसको भी, तो वो कहीं यहां जाके वो कन्वर्ज हो पाएगी कुछ आगे फर्दर P डैश पॉइंट पे। तो वो इस बार का डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, एक लार्जर डिस्टेंस पे जाके अब कन्वर्ज कर पाएगी। चूंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का है, तो कुछ ना कुछ तो डाइवर्ज कराएगा ही कराएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहे हैं स्टेट विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्टिकल फाइबर ड्रॉ कर चुके हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यूज, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
अब कह रहे हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग, स्काई अपीयर्स ब्लू, तो हमने बताया था कि ये इस साल के सिलेबस में हटा दिया गया है और हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अभी इसको नहीं करना है। द सन अपीयर्स रेडिश एंड एट सनसेट एंड सनराइज, तो ये सारा जो फिनोमेना है ये हट गया है। अब कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करने जा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस आजकल थोड़ा सा इनका ट्रेंड है कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं पता नहीं, बट ऐसा दे रहे हैं वो अक्सर, तो इसको देखते हैं। और इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होते हैं, ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं वो पसंद आने लगती हैं, तो इस वजह से वो इसको दे रहे हैं। देखो ये है क्वेश्चन, द फिगर शोज अ रे, तो पहले मैं फिगर बना देता हूँ, फिर समझ लो फिगर के अकॉर्डिंग। अब कह रहे हैं द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस AB ऑफ एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 गिवन है, प्लेस्ड इन वाटर, और ये प्रिज्म कहाँ प्लेस्ड है, वाटर में, एयर में नहीं है इस बार, ये वाटर में प्लेस्ड है, और वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। विल दिस रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द फेस AC, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमको बताना है कि क्या ये रे TIR करेगी जब वो AC को स्ट्राइक करेगी, इस साइड को जब वो स्ट्राइक करेगी तो क्या TIR होगा या नहीं होगा, ये हमको बताना है। तो देखो पहली बात तो ये कि TIR तभी होता है, दो कंडीशंस थी उसकी, कि लाइट को डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाना चाहिए, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो TIR होगा, अगर नहीं होंगी, इनमें से कोई भी नहीं होगी, एक भी नहीं होगी, तो फिर TIR नहीं होगा। तो देखते हैं, यहाँ से तो नॉर्मल है, वो सीधे ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से तो वो लाइट ऐसे निकल जाएगी, सीधे जिधर आई थी उधर ही चली जाएगी AC पे। अब ये थोड़ा सा और इसको ऊपर बना लो जिससे ये AC तक पहुँच जाए, नहीं तो ये पहले ही चली जा रही है, नॉर्मली थोड़ा ऊपर बना लो, ये ऐसे सीधे चली जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखोगे इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले देखो, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये इजीली हमें मिल सकता है। ये तो 90 है देखो, और ये 60 है, ये 90, ये 60, तो ये बचेगा 30, तो ये 30 है, तो ये 60 होगा फिर से, चूंकि ये नॉर्मल है, तो ये अगर 30 हुआ तो ये 60 हो जाएगा, ये 90 था, ये 60 है, तो ये 30 हुआ, और ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, बिकॉज दिस प्लस दिस 90 होना चाहिए, तो ये 60 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमको मिल गया पहले ही कि वो 60 डिग्रीज है। अब हम ये चेक करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हायर है कि नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, क्योंकि अब वो ग्लास से वाटर में जाना चाह रहा है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वाटर से, तो वो डेंसर से रेरर में तो जाना चाह रहा है, लाइट डेंसर से रेरर में जा रही है, जाना चाह रही है। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगा तो TIR हो जाएगा, क्योंकि डेंसर टू रेरर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हमें देखना है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हायर होगा तो TIR हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल चुका है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल निकाल के, क्रिटिकल एंगल निकालेंगे IC। तो सबसे पहले हम लोग IC निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन था, गिवन है N2, और ये गिवन है 3/2, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है N1, और ये गिवन है 4/3। हमने बताया था कि जब बाहर मीडियम एयर के अलावा कुछ होता है तो वहां पे साइन IC हमारा होता है N1/N2, ये होता है साइन IC। तो वैल्यूज पुट कर दो,
तो साइन IC हमको मिल गया N1 कितना है 4/3 डिवाइडेड बाई N2 कितना है 3/2, तो डिवाइडेड बाई 3/2, ये 2 जाएगा ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन IC हमको मिल जाएगा 8/9, ये है 8/9, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.9 के आसपास, क्योंकि 9 × 9 81 होता है, तो ये 0.9 से जस्ट थोड़ा सा कम होगा, इसको ध्यान रखना। तो साइन IC हमारा समझ लो 0.9 के आसपास है, 8/9 है। अब अगर हम लोग साइन I देख लें तो साइन I हो जाएगा साइन 60, क्योंकि I 60 गिवन है, गिवन नहीं है, यहां से कैलकुलेट किया था। अब देखो साइन 60 होता है √3/2, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा √3/2, √3 है हमारे पास 1.732, √3 होता है, तो ये हो जाएगा 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये जाएगा 8 में, 0.8 फिर 1 और ये 3 फिर 6 और ये फिर 6, तो 0.866 ये हो जाएगा साइन I, और ये अगर वैसे हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 0.8 तो आएगा ही आएगा, 0.8 और फिर 8 आ जाएगा, तो 0.88 ये आ रहा है। तो ये है साइन IC हमारा 0.88 और 0.866, मतलब क्या हुआ कि हेयर, अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, ये सब लोगों ने लिख लिया ही होगा, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो साइन I है ये लेस देन है साइन R के, साइन IC के बेसिकली। अब यहां पे देखो साइन I था 0.866 और ये है 0.88, इस वजह से ये साइन IC से साइन I कम है, तो इसका मतलब I विल बी लेस देन IC, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से लेसर आ रहा है, यहाँ पे डेंसर टू रेयर तो जा रही थी, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई थी, बट जो दूसरी कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हायर होना चाहिए, तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब TIR नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से लोअर आ रहा है, तो TIR नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये कंडीशन आ गई, हेंस नो TIR, कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं अ रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA is refracted in the prism BAC made of material of refractive index 1.5. Complete the path of the ray through the prism from which face will the ray emerge. Justify your answer. तो ये ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पे है, बट ये अलग क्वेश्चन है, करना पड़ेगा इसको। इस बार जो प्रिज्म है वो कुछ ऐसी है, ये 60 डिग्री एंगल गिवन है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आ रही है इस फेस के, इसको नाम दिया है इन्होंने AB, और ये C है, ये एंगल 90 है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इस बार नॉर्मल है, यहाँ पे ये P किया कहा है इसको, इसको Q कहा है।
अब कह रहे हैं अ रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA इज रिफ्रैक्टेड इन द प्रिज्म BAC मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म फ्रॉम विच फेस विल द रे इमर्ज, जस्टिफाई योर आंसर. और जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमको गिवन है 1.5. तो देखो फिर से केस वही हो सकता है पॉसिबल TIR का, क्योंकि जब रे यहां से जाएगी तो अगर रे यहां से जाएगी, अगर TIR हो गया तब तो वो इधर चली आएगी, और अगर TIR नहीं होगा तो वो इधर से ही बाहर चली जाएगी. क्योंकि अब वो ग्लास से एयर में जा रही है बाहर, तो ग्लास से एयर में जा रही है तो TIR की एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, ग्लास से एयर में जाना मतलब डेंसर टू रेयरर जाना, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है. बट अभी हमको चेक करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हायर है या स्मॉलर है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्रिटिकल एंगल से हायर हो जाएगा तो फिर TIR हो जाएगा लाइट का और वो इधर ही चली आएगी वापस. तो देखते हैं, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करते हैं कितना है. तो ये नॉर्मल है तो सीधी चली जाएगी ऐसे, और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो n. अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, ये 60 है तो ये 30 हुआ, ये 30 हुआ तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया तो ये 30 हो गया, ये 60 तो ये फिर से 30. तो मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 हो जाएगा. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है. तो I यहां पे हमको 30 मिल गया रे डायग्राम की हेल्प से. अब हम लोग IC निकालेंगे कितना है. तो हमने बताया था कि जब बाहर एयर होती है तो उस केस में बाहर एयर है. जब कुछ नहीं गिवन होता है कि कोई दूसरा मीडियम है, तो जब ऐसा नहीं गिवन होगा कि कहीं कोई दूसरा मीडियम नहीं है तो मतलब एयर है, तो बाहर एयर हम लोग मानते हैं बाहर एयर है. तो उस केस में जो साइन IC होता है हमारा वो होता है 1/n. तो ये हो जाएगा साइन IC इज इक्वल टू 1/1.5. 1/1.5 देखो तो ये 1/3/2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा साइन IC इज इक्वल टू 1/3/2. तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो साइन IC हो गया 2/3. क्लियर है. तो 2/3 0.667 ऐसा कुछ हो जाएगा. तो साइन IC हमको मिल गया 0.667. अब हम लोग साइन I निकाल लेंगे. तो साइन I हो जाएगा साइन 30, क्योंकि वो हमें 30 गिवन है, तो ये हो जाएगा साइन 30 होता है 1/2. तो ये हो गया हमारा 1/2 और 1/2 0.5. तो अब यहां पे कंडीशन क्या आ रही है कि जो साइन I है वो साइन IC से स्मॉलर है, क्योंकि साइन IC है 0.667 और साइन I है 0.5. तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन I इज लेस देन साइन IC. तो इसका मतलब I इज लेस देन IC. तो फिर से वही कंडीशन हो गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से स्मॉलर आ रहा है, जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए हायर. यहां पे हायर नहीं आ रहा है, यहां पे स्मॉलर आ रहा है. तो इसका मतलब TIR नहीं होगा और लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी. अगर यही I IC से ग्रेटर आता, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हायर आता, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता और लाइट इस तरफ आ जाती. बट ऐसा नहीं है, तो लाइट बाहर चली जाएगी, वो इधर जाएगी. तो जो एक क्वेश्चन था किस फेज से वो बाहर जाएगी, तो वो AC से बाहर जाएगी. लाइट विल गो आउट फ्रॉम फेस AC. क्लियर है सबको. ठीक है. इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आजकल बहुत आते हैं. तो आज की क्लास में बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक करेंगे. इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में. और ये देखते रहना और इसको अपने आप से करते रहना, सॉल्व कर लेना, और कोई डाउट हो तो उनको कमेंट में पूछ लेना. क्लियर है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.